नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देख ही लिया होगा कि हमने चैनल क्यों स्टार्ट किया है, इसका मोटिव क्या है। आज बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और एक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और उस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। इट मीन्स पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र स्टार्ट करने का जो उद्देश्य है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका उद्देश्य जानना एक बहुत जरूरी है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने जो डेली की जो चीजें हैं, डेली रूटीन लाइफ की चीजें हैं, उन्हीं को देखते हैं और उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। तो साइंस अब हम जो पाचन है, ये हम डेली अपना नित्य कर्म है, डेली हम इसे करते हैं। हम भोजन खाते हैं, उसे पचाते हैं और जो भी हमारा वेस्ट होता है उसे हम बाहर निकालते हैं। अब हम इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ जो हम खाते हैं और जो भी वेस्ट होता है उसे निकालते हैं। उस दौरान, उस पीरियड में जो भी सारी चीजें होती हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना, और जो जितने भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, इनका एब्जॉर्प्शन होगा और क्या क्या चीज की नीड्स हैं वो हमें काम में लेनी है, और जिस चीज की नीड्स नहीं है और उसको बाहर निकालना है, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होना है, उसका पाचन कहाँ पर होना है, उसमें जो हानिकारक जो जो भी चीजें हैं, हानिकारक जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको कहाँ पर उनका खात्मा होना है, इनको कहाँ पर वो चीजें खत्म होती हैं, ये सारी चीजें हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे पहले जो भी हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी हमें जो खाने की चीज होती है उसमें कोई भी एक बाइट लेते हैं, ठीक है, उसको खाते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद क्या होता है कि उसका एक पूरा जो चबाने के बाद उसकी जो फोम होती है, ठीक है ना, जो चबने के बाद जो उसमें बिल्कुल एकदम लसीलादार जो वो फोम होती है, वो क्या करती है कि हमारी जो एलिमेंट्री केनाल है उससे वो इसोफेगस होती है सबसे पहले, उससे जाके सबसे पहले वो स्टमक में जाती है। स्टमक में भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन तो नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन आप कह सकते हैं कि उसमें काफी हद तक एक पाचन हो जाता है। फिर उसके बाद वो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, जिसके बाद उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। तो इस प्रकार भोजन क्या होता है कि हम जो मुंह से खाते हैं और मुंह से खाने के बाद जो बड़ी आंत है ना, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें हमारा भोजन जाता है और लास्ट में जाके जो भी वेस्ट होता है वो रेक्टम में जाके जमा हो जाता है। तो ये पूरा एक जो प्रोसेस है, ये हमें क्या करना है, पढ़ना है। पूरे प्रोसेस को क्या करना है, पढ़ना है। तो हम एक वापस से हम पहले सबसे पहले मैं जब भी चैप्टर की स्टार्टिंग करता हूँ तो सबसे पहला मोटिव मेरा यही होता है कि सबसे पहले आपको चैप्टर का मीनिंग समझ में आए कि उसमें क्या कहना चाह रहा है और क्या चीज है। तो सबसे पहले हम पाचन की डेफिनेशन देखते हैं कि पाचन की डेफिनेशन क्या है, डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पाचन की मैं डेफिनेशन एक बार लिखता हूँ। अब मेरा सारे साथियों से ये एक छोटा सा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप, मैं जो भी आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाऊं, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, समझा है, वही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी मैंने आप लोगों को लिखवाया है उसको आप साथ के साथ अपने नोट्स में या फिर अपने चीज़ों को समझते जाए, ताकि आप लोगों को बाद में फिर ऐसा ना लगे कि जो भी चीज़ पढ़ाई है वो सब इधर उधर ना हो। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो पाचन क्या है, कि पाचन होता क्या है, ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को एक बार पाचन समझाता हूँ कि पाचन होता क्या है। देखिए, जो भी हम खाते हैं वो हम किस फॉर्म में खाते हैं, ये बताइए। हम जो भी फॉर्म खाते हैं वो सरल फॉर्म में खाते हैं या जटिल फॉर्म में खाते हैं? नहीं। तो अब आप लोग रिप्लाई तो कर नहीं सकते, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम जो भी चीज खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं। किस फॉर्म में खाते हैं? कॉम्प्लेक्स। अब आप बोलोगे कि सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे खाते हैं, क्योंकि जो भोजन होता है वो तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और स्मूथ एकदम भोजन होता है जिसे हम आसानी से चबा सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके लिए वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इस चीज को ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे है, क्योंकि आपने जो भोजन खाया है उसकी जरूरत ही नहीं थी। उसके अंदर जो भी चीजें हैं, उसके अंदर जो एनर्जी है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, वाटर है, जिस चीज की हमें हमारे बॉडी के पार्ट्स को जरूरत है, सेल्स को जरूरत है, वो चीज हमें चाहिए। बाकी तो सब वेस्ट है ना। जो भी जितना भी आपने टेस्टी टेस्टी खाया है वो सब क्या है, वेस्ट है। तो सारा जितना भी टेस्ट है वो सब क्या है, वेस्ट है, ठीक है। जितनी भी चीजें आपने खाई हैं वो सब क्या है, वेस्ट है। तो ये चीजें
क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल अवशोषित रूप में जलीय अपघटन। हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन, जटिल, तो मैंने आपको बताया ना कि जटिल क्या है, जो भी हमने खाया है वो किस फॉर्म में, जटिल फॉर्म में। कार्बनिक, क्योंकि सारी चीजें किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई, और कंपाउंड फॉर्म में, किस फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में। तो जटिल कार्बनिक यौगिकों का, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल, सिंपल फॉर्म में, जो सिंपल फॉर्म कैसी है, जो क्या हो जाए, जिसका एब्जॉर्प्शन हो सके, क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके, सरल अवशोषित रूप में जलीय अपघटन। बिना वाटर के तो अपघटन कैसे होगा, इसमें वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद आपको ऑब्वियसली बात है उसमें वाटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन। तो आपसे पूछा जाए, यदि मान लो एक सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, पाचन क्या है ना, तो पाचन आ जाए, उसमें आ जाए जलीय अपघटन, है ना। तो जलीय अपघटन बिल्कुल है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको क्या करना है। हाँ, एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, उसका क्या होना चाहिए, अवशोषण हो सके, क्योंकि बिना अवशोषण के तो वो चीज काम की नहीं है ना। क्योंकि जैसे आपने जो एनर्जी है, जो विटामिन है, मिनरल्स है, वो अवशोषित करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अब मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आप एक जूस की दुकान पर गए, ठीक है, आपने जूस वाले को ऑर्डर किया कि मुझे एक बनाना शेक दीजिए, क्या दीजिए, गिलास है, ठीक है ना, इसमें उसने क्या किया कि आपको क्या किया कि बनाना शेक डाल के दे दिया, ठीक है। आपने बनाना शेक पी लिया, अब बहुत टेस्टी बनाना शेक था, लेकिन उस बनाना के अंदर जो टेस्ट था वो सब क्या था, वेस्ट था। जो टेस्ट था वो सब क्या था, वेस्ट था, क्योंकि वो चीज हमारे काम की नहीं है। जो टेस्ट था वो सिर्फ आपकी जो टंग है, जो हमारी जीभ है, वो सिर्फ उसके काम का था, क्योंकि उसने उसमें क्या होती है, टेस्ट जो टेस्ट के लिए क्या होती है, टेस्ट बड्स होती हैं, तो उससे हमें क्या है, सिर्फ टेस्ट फील होता है। बाकी हमारे वो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो सब क्या है, वेस्ट है। वहां उसके जो बनाना था, तो बनाना के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, जैसे पोटेशियम होता है, पोटेशियम है, ठीक है, विटामिन होते हैं, B6 जैसे सबसे ज्यादा मात्रा में होता है ना, जितने भी विटामिन हैं, और भी काफी सारी चीजें जो होती हैं इसके अंदर, जो बनाना शेक है, एनर्जी है, इसके अंदर से जो एनर्जी मिलेगी, वो सब चीजें हमारे क्या है, काम की है। बाकी सब चीजें क्या है, वेस्ट है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें क्या करना है कि इसलिए हमें ये जो चीजें हैं इन्हीं का सिर्फ यूज होगा, जो हमें जब हम इसको शेक को पियेंगे तो सिर्फ उसी का यूज होगा। बाकी सब चीजें क्या होंगी, उनका हमें यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब टेस्ट तो क्या था, वेस्ट था, और जो भी विटामिन है, मिनरल्स है, एनर्जी है, वो सब हमारे केस के लिए काम की है, क्योंकि वो चीज क्या है, अवशोषित हो रही है, क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। यदि उनका अवशोषण नहीं हो तो वो सब चीजें क्या है, फिर वेस्ट है। ये बात समझ में आई। इसके बाद एक सीक्वेंस है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डाइजेशन में होता क्या है, कि आप सबसे पहले क्या करते हैं और सबसे लास्ट का प्रोसेस क्या होता है, वो एक पूरा एक सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस आप याद रखिएगा कि सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, इंजेक्शन। अब इनसे याद रखिएगा, इन यानी अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका हिंदी मीनिंग होगा अंत्य ग्रहण, ठीक है। इंजेक्शन के बाद क्या होगा, डाइजेशन। एक सीक्वेंस है, मैं एक बार लिख देता हूं, सीक्वेंस ऑफ डाइजेशन, पाचन का क्रम। कि पाचन जो हम खाते हैं और खाने से लेके और जो वेस्ट होता है उसे निकालने तक का जो सीक्वेंस है, वो एक छोटा सा सीक्वेंस है। सबसे पहले क्या होगा, अंतग्रहण, फिर होगा डाइजेशन, क्योंकि इसका एक ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या होता है, इजेक्शन, डाइजेशन, ठीक है। इसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन मीन्स पाचन, ठीक है, डाइजेशन मीन्स पाचन, और एब्जॉर्प्शन मीन्स उसको क्या करना, अवशोषित करना, अवशोषण। इसका हिंदी मीनिंग अवशोषण लिख देते हैं, ठीक है।
अवशोषण। उसके बाद होता है एक ये नई टर्म है, ठीक है ना, ये आपको जो 10th की जो बुक है उसके अंदर भी मिल जाएगी, एसिमिलेशन। एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर भी ये वर्ड्स है। एसिमिलेशन का इसका हिंदी मीनिंग आपको मिल जाएगा स्वांगीकरण। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा स्वांगीकरण होता क्या है, ठीक है ना, लेकिन अभी मैं बताता हूँ स्वांगीकरण होता क्या है। इसके बाद क्या है, इजेक्शन। इजेक्शन इसका मतलब क्या है, अपशिष्ट को निकालना, ठीक है ना, मल त्याग, इसे हम मल त्याग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ये सीक्वेंस को किस तरीके से समझेंगे, है ना, और ये सीक्वेंस हमें याद रहना चाहिए, एक बार में याद हो जाएगा। देखो अंतःग्रहण, जो भी हम भोजन लेते हैं उसको क्या करते हैं, खाते हैं, तो खाने के बाद इन इन यानी क्या करना, अंदर लेना, ठीक है ना। इजेक्शन हो गया, इजेक्शन के बाद उसका क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन कहां पर होगा, स्टमक में होगा, ठीक है ना, तो उसको क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद अवशोषण, ये छोटी आंत में होगा, कहां पर होगा, छोटी आंत में होगा, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका क्या होगा, अवशोषण होगा। एसिमिलेशन, अब देखो एसिमिलेशन होता क्या है, कि स्वांगीकरण है क्या चीज, ये सबसे ज्यादा समझने की चीज है, कि आपने जैसे जो भी विटामिन लिए, मिनरल्स लिए, ठीक है ना, जो भी एनर्जी थी, अब हमारे बॉडी को क्या होती है कि हम बिना एनर्जी के तो वर्क कर नहीं सकते, क्योंकि इस अर्थ पर और इस यूनिवर्स में सब चीजों को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, और वो बिना एनर्जी के हम उस चीज को चला ही नहीं सकते। गाड़ी को चलने के लिए जैसे पेट्रोल की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार हमारी बॉडी को चलने के लिए वाटर की, है ना, विटामिन की, मिनरल्स की, इनकी सबकी आवश्यकता होती है। यदि आप कुछ भी चीज, एक भी चीज की कमी नहीं बॉडी के अंदर हो जाए तो हमारी बीमारी हो जाती है, कुछ ना कुछ हम उस चीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो हमारे बॉडी को सब चीजों की क्या होती है, जरूरत होती है। अब हमारी बॉडी में क्या होती है, सेल्स होती है, क्या होती है, सेल्स। तो उन सेल्स तक, है ना, क्योंकि सेल्स ही काम करेंगी, तो ब्लड से क्या होना, जो भी हमने लिया है, ठीक है ना, उसका क्या होना, ब्लड से सेल तक जाना। किसका जाना, इसमें विटामिन का, मिनरल्स का, इत्यादि का क्या होना, इत्यादि का क्या होना, सेल्स तक जाना, क्योंकि सेल तक जाएंगी तभी तो वो सेल वर्क करेगी ना। तो इसलिए स्वांगीकरण भी क्या है, डाइजेशन का एक क्या है, पार्ट है। ये 10th की बुक में ये वर्ड्स दिया हुआ है, तो एग्जाम में पूछा जाए कि एसिमिलेशन क्या है, ठीक है, एसिमिलेशन क्या है, ब्लड से सेल तक क्या करना, विटामिन, मिनरल्स इत्यादि का क्या होना, जाना। फिर है इजेक्शन, मल त्याग, क्योंकि हम जो भी खाया है वो अब उसका अपशिष्ट भी तो है ना, तो वही थोड़ा ना कि वो चीजें काम की है। मैंने बताया ना, आपने जो टेस्ट है वो तो क्या है, बेस्ट है ना, तो वो वाला हिसाब है कि जो भी टेस्ट था वो तो सर बेस्ट ही था, जो भी चीजें थी काम की वो तो हमारी बॉडी ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर, क्योंकि बॉडी है हमारी वो बिल्कुल क्या स्मार्ट है, जो चीज काम की होती है उसे रख लेती है, जो काम की नहीं होती उसे क्या करती है, बाहर निकाल देती है। तो ये सिक्वेंस है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे, अब पाचन है वो सबसे पहले क्या होता है उसके बारे में हम अब से स्टार्ट करेंगे। ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन के माध्यम से मैंने आप लोगों को और बताया है कि डाइजेशन होता क्या है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आती है तीत। क्या आता है, तीत, ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले हम जिस बॉडी के जिस पार्ट्स को काम में लेते हैं वो क्या है, तीत है। क्योंकि आप सबसे पहले भोजन लोगे, मुंह में लोगे, तो सबसे पहले तीत का यूज करोगे, उसको काटने का काम तो करोगे ना। ये बिना काटे ये तो है नहीं कि डायरेक्ट उसे आपने लिया और डायरेक्ट सीधा अंदर, तो तीत का होना जरूरी है। आज जूस वगैरह इनके लिए हम डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर वो डायरेक्ट अंदर स्टमक में जाएगा, तो उसके लिए हम आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो तीत होता है ना, तीत के बारे में रीट जो 2022 था, जो रीट आपको पता है कि वो कैंसिल भी हुआ था, उसमें क्वेश्चन भी आया था, ठीक है ना, तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कहां से आया था, कैसे आया था। तो सबसे पहले तीत के हम टाइप्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स, कि तीत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीथ। दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1, हिटेरोडोंट, इसे हिंदी में बोलते हैं विषम दंती, ठीक है। सबसे ज्यादा हमें यही पढ़ना है, क्योंकि यही इसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। सेकंड है डाइफायोडोंट, और थर्ड नंबर है टेकोडोंट, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं विषम दंती, इसे बोलते हैं द्विबार दंती,
थेकोडोंट है, इसे बोलते हैं गर्तदंती। गर्तदंती क्यों बोलते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हमें किसी भी चीज को क्या करना है, समझना है, ना कि उसे सिर्फ रटना है। ठीक है, तो अब हिटेरोडोंट क्या होते हैं, डाइफायोडोंट क्या होते हैं, थेकोडोंट क्या होते हैं, विषम दंती, द्विबार दंती और गृत दंती। ठीक है, अब देखो द्विबार दंती, इसे मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है, लेकिन मैं आप सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि द्विबार दंती क्या होते हैं। ऐसे दांत जो हमारे दो बार आते हैं। कौन से दांत, जो हमारे दो बार आते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि बचपन में बोलते थे, मम्मी बोलती थी कि तेरा दांत टूट गया। ठीक है, तो दूध का दांत बोलते थे। किसका दांत बोलते थे उसे, दूध का दांत, कि तेरे दूध के दांत टूट गया, और ये दांत कैसा आएगा, दूसरा आएगा। ऐसे दांत जो जीवन में दो बार आते हैं, ठीक है ना, जो जीवन में दो बार आए, इसे तो इसे द्विबार दंती बोलते हैं, दो बार आए। ठीक है, गर्तदंती ये कौन से होते हैं, जो जबड़े की अस्थियों में धसे रहते हैं, जो जबड़े की अस्थियों में क्या हो, धसे हो। तो जबड़े की अस्थियों में क्या हो, धसे हुए हो। अब देखिए, इसे हमें सबसे ज्यादा डीपली पढ़ना है, विषम दंती को, क्योंकि इसके क्या होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं ना, वो हिटेरोडोंट, जो इसके चार प्रकार होते हैं, है ना, विषम दंती होता है ना, इसके चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इंसाइजर्स, ठीक है, एक होता है केनाइन, एक होता है प्रीमोलर, और एक होता है मोलर। इसके बारे में हम अभी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, लेकिन एक बार समझ लीजिए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, हिटेरोडोंट, डायफायोडोंट, थेकोडोंट, विषम दंती, द्विबार दंती और गृत दंती। द्विबार दंती कौन से होते हैं, जो जीवन में कितनी बार आते हैं, दो बार। दूध के दांत टूट गए, वापस आएंगे, उसके बाद फिर दांत कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसे दांत जबड़े की अस्थियों में क्या होते हैं, धसे होते हैं। ठीक है ना, और विषम दंती कौन से होते हैं, इंसाइजर्स, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे कि इंसाइजर्स, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर ये कैसे होते हैं, और बच्चों में कितने होते हैं, बड़ों में कितने होते हैं। रीड 2022 में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सबसे पहले इंसाइजर्स, इसे बोलते हैं कृतनक। ठीक है, रदनक, प्रीमोलर, अग्र चर्वणक। ठीक है, नंबर 4 मोलर, इसे बोलते हैं चर्वणक। ठीक है, अब इंसाइजर्स, ऐसे दांत कृतनक जो काटने वाले हो, कैसे हो, काटने वाले। इंसाइजर्स, सीजर्स होती है ना, काटने के लिए कैंची होती है, तो वैसे ही उसका ही इसे उसी टाइप से नाम दिया है कि जो कृतनक होते हैं, काटने वाले। रदनक, रोंदने वाले, इनका काम क्या है, काटना। ठीक है, इनके यहाँ पे वर्क साथ के साथ ही लिख लेते हैं, वर्क। ठीक है ना, इसका काम है काटना। ठीक है, इसका काम है रोंदना। ठीक है, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम वर्क होता है। ठीक है ना, चीरना या फाड़ना, चीरना या फाड़ना। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, सेम वर्क होता है ना, ऑलमोस्ट सेम ही वर्क करते हैं, एक चीरता है एक फाड़ता है, क्योंकि दोनों क्या है कि सेम ही जगह लास्ट में रहते हैं, प्रीमोलर और मोलर। अब ये ध्यान रखिए, ये प्रीमोलर है क्योंकि ये मोलर से क्या होते हैं, पहले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर, और मोलर क्या होते हैं, बाद में होते हैं। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि बच्चों में कितने दांत होते हैं, और 17 to 18 ईयर्स जब एज हो जाती है उस समय कितने दांत होते हैं, और जब 32 के 32 दांत होते हैं, हमारे टोटल टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है ना, तो अब उस कौन कौन से किस किस प्रकार से होते हैं, ये हमें एक बार, इनका एक फॉर्मूला है ना, तो टीथ फॉर्मूला है, उसी से टीथ फॉर्मूले से ही क्या हुआ था, रीट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो टीथ फॉर्मूला हम देख लेते हैं एक बार, टीथ फॉर्मूला। ठीक है, टीथ फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ये टीथ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, इसका 2 1 2 3 2 1 2 3। ठीक है ना, अब देखो इसमें 2 1 2 3 2 1 2 3 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि, और मल्टीप्लाई क्या करना है, 2। अब मल्टीप्लाई 2 क्यों करना है, क्योंकि ऊपरी जो जबड़ा है, ऊपरी जबड़े का क्या, आधा और गुणा 2। ठीक है ना,
इसी प्रकार निचले जबड़े का आधा गुणा 2। ठीक है, अब होता कैसे ये देखते हैं। देखिए, जब हमारे जो तीत होते हैं उसमें क्या करते हैं कि 2 1 2 3, मतलब ऊपरी जबड़े का हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। और आधे का सूत्र क्या है कि आधे का जो सूत्र है वो है 2 1 2 3। इसमें क्या होता है, जो ये 2 है ना, फर्स्ट है इसे इंसाइजर क्या होते हैं, इंसाइजर। ठीक है ना, सेकंड होते हैं वो क्या होते हैं, केनाइन। ठीक है, थर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, प्री मोलर। ठीक है, फोर्थ क्या है, मोलर। ठीक है ना, अब इंसाइजर, अब देखो इंसाइजर हमारे टोटल देखो 2 1 2 3, तो दो दो 4 5 5 3 8 16, 8 ऊपर हो गए। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 2, तो ऊपर कितने हो गए 16, ऊपर टोटल कितने हो गए 16। ठीक है, और नीचे टोटल कितने हो गए 16, तो 16 16 32। ठीक है, बात समझ में आई। अब इंसाइजर, इंसाइजर देखो ऊपर की साइड इंसाइजर कितने हो गए टोटल, 2 और 2 4। प्रीमोलर सॉरी, इंसाइजर केनाइन, केनाइन कितने हो गए 2, और प्रीमोलर कितने हो गए 4 ऊपर की साइड। ठीक है ना, और मोलर कितने हो गए 6, और नीचे इंसाइजर कितने हो गए, वही सेम, ऊपर जितने होंगे उतने ही सेम नीचे होंगे, क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो बिल्कुल एकदम सेम है, ऊपर जैसे है वैसा ही क्या है नीचे है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन क्या आया था कि शायद उन्होंने ये पूछा था कि ऊपरी जबड़े के टोटल तीत कितने, तीत टोटल तीत प्रीमोलर थे, शायद प्रीमोलर थे, है ना, तो ऊपरी जबड़े के प्रीमोलर तीत टोटल कितने होते हैं। ठीक है ना, तो टोटल तीत बता दोगे आप, ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं, ऊपरी जबड़े का आधा मल्टीप्लाई 2, टोटल ऊपरी जबड़े में कितने हो जाएंगे 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। अब इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि निचले जबड़े के केनाइन कितने होते हैं, निचली जबड़े के रदनक जो तीत हैं वो कितने होते हैं, तो 1 1 मल्टीप्लाई 2, कितना आंसर आ जाएगा 2। बात समझ में आई। तो अब ये चीज हमें बहुत अच्छे से, ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और ये चीज हमें बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि ऊपरी जबड़े का क्या किया है, आधा किया है मल्टीप्लाई 2, और निचली जबड़े का आधा किया है मल्टीप्लाई 2। इस मीन्स हमने क्या किया है कि जो इंसाइजर केनाइन है उसको क्या कर दिया, एक साइड इधर वाले काउंट कर लिए, एक साइड इधर वाले काउंट कर लिए। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो शिशु होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसके उसके तीत कितने होते हैं। ठीक है ना, तो शिशु, ठीक है ना, शिशु इट मीन्स बेबी, तो छोटा बच्चा होता है उसे बेबी बोलते हैं। ठीक है, तो बेबी के जो तीत होते हैं वो कितने होते हैं, वो देखिएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2102 2102 और मल्टीप्लाई क्या होगा 2। ठीक है ना, इसमें भी सेम क्या होगा, वही ऊपरी जबड़े का आधा और मल्टीप्लाई 2, और सेम निचले जबड़े का आधा और मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब ये काउंट करो कितने हो गए, 2 3 और 5। ठीक है ना, 5 ऊपर और मल्टीप्लाई 2, 5 नीचे मल्टीप्लाई 2, इट मींस 10 और 10, तो टोटल टोटल चिल्ड्रन में कितने तीत आ जाएंगे 20। कितने तीत आ जाएंगे, एक जो शिशु होता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 30 कितने होते हैं 20 होते हैं। ठीक है ना, तो यहां लिख देते हैं। ठीक है ना, शिशु में कुल दांत कितने होते हैं 20 होते हैं। कितने दांत होते हैं 20 दांत होते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए, हमारे जो टोटल जो 32 दांत होते हैं, जो हम बोलते हैं कि 32 ही आ गई है, कंप्लीट हो गई है, तो वो दांत हमारे जब 23 के जब एज के बाद के दांत, उस समय किसी की जल्दी आ जाते हैं, किसी के लेट आ जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब हमारी जो 17, जब हमारे दूध के दांत टूटने लग जाते हैं, और दूध के दांत टूट के जब हमारे एज होती है, तो दूध के दांत 12, जब छोटे बच्चे होते हैं, है ना, तो उनके जब दांत टूटने लग जाते हैं, उसके बाद उनके दांत आने स्टार्ट होते हैं, वो परमानेंट दांत होते हैं। ठीक है ना, उनको आप वापस से वो टूटेंगे नहीं, और एक बार टूट गए तो वो वापस से फिर वापस आएंगे नहीं, है ना। तो 17 ईयर्स की एज या 18 ईयर्स की जो एज होती है ना, 17 या 18 वर्ष की आयु में, ठीक है ना, आयु में जो तीत होंगे,
है ना, वो कितने होंगे, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा कि, हाँ सॉरी एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि उस चीज को आप वापस नोट करके लिख लीजिए, सॉरी नोट, कि हमने सीसू का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि 2102 और 2102, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या होता है इंसाइजर, ये होता है केनाइन, ये होता है प्रीमोलर, और ये क्या होता है मोलर होता है, ठीक है ना। लेकिन हमने जब टोटल नंबर ऑफ टीथ का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था 2123 2123। अब आप एक चीज गौर से देखिए कि यहां पर क्या है, ये प्रीमोलर है, क्या है प्रीमोलर, क्या है प्री मोलर, ठीक है ना। अब ये प्रीमोलर क्या है, ये सीसू के अंदर एब्सेंट है, क्या है एब्सेंट है। कितने प्रीमोलर एब्सेंट है, 2 प्रीमोलर एब्सेंट है, और एक क्या एब्सेंट है, एक मोलर एब्सेंट है, क्या है मोलर, ये क्या होते हैं मोलर, ठीक है। तो इसे नोट करके लिख लेंगे हम कि सीसू में, सीसू में दो, अब आपको प्रीमोलर का मतलब समझ में आ गया होगा, अर्ध चवर्णक, ठीक है ना, दो प्रीमोलर और एक मोलर दांत एब्सेंट होता है। बात समझ में आई। सीसू में क्या होते हैं, दो तो प्रीमोलर और एक मोलर क्या होता है एब्सेंट होता है। बात समझ में आ गई, दो प्रीमोलर और एक मोलर क्या हो गया एब्सेंट हो गया, जो मैंने आप लोगों को इस फॉर्मूले के माध्यम से समझाया है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, चीजों को बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिकली और आराम से समझते हुए चलना है। कोई भी चीज मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ बाकी नहीं रहे, जो भी चीजें समझने की है, जो भी चीजें बताने की है, वो मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बताता जाऊं, ठीक है ना। अब 17 और 18 ईयर्स की एज में देख लेते हैं, 18 वर्ष की आयु में, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। अब देखो अभी तक तो जो आरएसएसबी बोर्ड है, जिसने अभी तक सिर्फ टोटल नंबर ऑफ टीथ से फॉर्मूला है उसी से क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सीसू के अंदर जो कितने टीथ होते हैं टोटल टीथ पूछ ले, तो आप लोग अब शायद मुझे लगता है कि अब आप लोग बता देंगे कि सीसू के अंदर टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, टीथ 20 होते हैं, और उसके अंदर क्या एब्सेंट होता है, प्रीमोलर एब्सेंट होता है या मोलर एब्सेंट होता है, ये भी आप लोगों को पता चल गया, ठीक है ना। और 17 और 18 ईयर्स की ओल्ड का जो फॉर्मूला है उसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, ये होते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है 2122 2122, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे, 2 और 2 4 5 5 और 2 7, ठीक है ना। तो 7 और नीचे भी कितने हो गए 7, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई 2 और 7 मल्टीप्लाई 2, टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए 28। इसलिए जो 17 और 18 ईयर्स में जो टीथ आते हैं, ठीक है ना, वो कितने आते हैं 28 टीथ आते हैं। कितने टीथ आते हैं 28, ठीक है ना, 28 दांत आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या एब्सेंट होता है, इस फॉर्मूले से जो हमने टोटल नंबर ऑफ टीथ का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था 2123 2123, ठीक है ना। अब आप चेक कीजिए खुद से कि क्या एब्सेंट है, मोलर एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है मोलर एब्सेंट है, ठीक है ना। तो इस एज में एक मोलर क्या होता है एब्सेंट, एक मोलर क्या होता है एब्सेंट होता है, क्या होता है एक मोलर एब्सेंट होता है, ठीक है ना। और ये जो मोलर एब्सेंट होता है ना, एब्सेंट मोलर, ठीक है ना, ये इसे ही क्या बोलते हैं विजडम टीथ, इसे ही क्या बोलते हैं विजडम टीथ, अक्कल डाड जो आपने सुना होगा, विजडम टीथ, ठीक है ना। बोलते हैं कि जब 17 ईयर्स की एज होती है ना, तो उसमें क्या है बच्चे को अक्कल नहीं आती है, ठीक है ना। तो इसमें अक्कल क्यों नहीं आती है, ये बात समझ में आई, क्योंकि उसमें क्या है एक दांत भी क्या है एब्सेंट है, उसे क्या बोलते हैं विजडम टीथ, अक्कल दांत, उसमें अक्कल नहीं आई ना, इसलिए उसमें क्या होता है ये दांत भी क्या होता है एब्सेंट होता है। और जब ये दांत आ जाते हैं इसका मतलब समझते हैं कि उसमें क्या आ गई है अक्कल आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा ये हम मानते हैं, बाकी उसमें एक मोलर एब्सेंट होता है, एक ऊपर एक नीचे, तो इसमें कितना मोलर, 2 और 2 4 4 एब्सेंट हो गए ना, इसलिए, बाकी कुछ नहीं है। विजडम टीथ इसे बोलते हैं, याद रखिएगा, ये एक मोलर एब्सेंट होता है उसे क्या बोलते हैं विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और नेक्स्ट हम क्लास बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे।
टीथ में अभी और कुछ भी आप लोगों को थोड़ा सा बताना बाकी है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस सेल से क्या होता है, इनेमल के बारे में बताना बाकी है। फिर इसके बाद हम टंग के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बाद हम एलिमेंट्री केनाल पढ़ेंगे, आर नाल क्या होती है, स्टमक क्या होता है, ठीक है ना, खाब्जोसन क्या होता है, सब हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और जिन भी साथियों को लगता है कि उन्हें साइंस बहुत अच्छे से और सिस्टमेटिकली समझनी है, ठीक है, और बिल्कुल एकदम बिना रोट लर्निंग, जो रटे हुए है ना, तो बिना रटे हुए यदि उन्हें पढ़ना है तो वो एक बार वीडियो को जरूर देखें, है ना। बाकी और ऐसा कोई इस चैनल का उद्देश्य नहीं है कि कुछ अलग से करना है, बस उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से साइंस पढ़ाई जाए, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट्स के साथ और जो भी साथी हैं जिन्हें इसकी जरूरत है उनके साथ आप शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद।